तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एनओसी क्लासेस पे। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका पूरा रिवीजन, पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हम लोग लाएंगे धीरे धीरे। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को, फिर कंपनीज एक्ट को, फिर एलएलपी, देन पार्टनरशिप एक्ट, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो धीरे धीरे करके सब करेंगे। तो इस वीडियो में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिक के बारे में बताया गया है और प्रीलिमिनरी कुछ सेक्शंस है और बेसिक्स बताया गया है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बारे में यूनिट 1 में। तो इस वीडियो में कवर सिर्फ यूनिट 1 होगा और शुरू करते हैं फिर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया कहाँ से? तो इसका ये पहले हिस्सा हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। सेक्शन 1 से लेकर 75 जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। उसके बाद आगे के सेक्शन 76 से लेकर 123 ये स्पेसिफिक होते थे, जो कि सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स पे ही लगा करते थे। तो गवर्नमेंट ने इनको आगे 1 जुलाई 1930 में इसको अलग ही कर दिया। स्पेसिफिक प्रोविजन थे, इसलिए इनको एक स्पेसिफिक एक्ट में ही बदल दिया गया। ठीक है, और तभी बदल दिया गया। ऐसे ही फिर सेक्शन 124 से लेकर 238 स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे कि बेलमेंट हो गया, एजेंसी हो गया, ये सब के बारे में था। और फिर सेक्शन 239 से लेकर 256 पार्टनरशिप के बारे में स्पेसिफिकली बात करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन, एक दो पर्सन जब एक अग्रीमेंट में आते हैं और फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और एनीथिंग, तो वो पार्टनरशिप कराते थे। तो सेक्शन 239 से लेकर 266 सारा का सारा बात किया करता था कि कैसे पार्टनरशिप वर्क करेगा, उसके राइट्स क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, कितने मिनिमम पार्टनर हो सकते हैं, इस सब के बारे में बताया था तब। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक पार्टनरशिप के बारे में था, इसीलिए इसको भी गवर्नमेंट ने रिपेल्ड कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और इसके लिए अलग से सेपरेट एक्ट निकाल दिया, जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें देख सकते हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब बस रह गए जनरल प्रिंसिपल। ये जनरल प्रिंसिपल बताता है कि एसेंशियल क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिसर कौन होता है, एंड ये सब के बारे में बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक सिंपल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। वही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्पेसिफिक प्रोविजन है। स्पेसिफिक प्रोविजन जब कब एप्लीकेबल होता है? जब सेल्स ऑफ गुड्स होता है, कोई भी अगर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल ऑफ गुड्स का, तो उस पर सोगा 1930 एप्लीकेबल हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अगर कभी भी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करता है तो उस पर 2 लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एक सोगा तो अप्लाई होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोविजन उसके लिए बना है, तो वो तो एप्लीकेबल होना ही, लेकिन उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन उतना ही जितना तक वो इनकंसिस्टेंट ना हो। जैसे कि अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करना है तो उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोगा एक्ट के हिसाब से करूंगा, ना कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एंटर करूंगा। लेकिन अगर कुछ चीजें नहीं बताया गया है सोगा एक्ट में, तो उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो वही बताएगा जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकंसिस्टेंट यानी कुछ अलग बात नहीं करता सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्पेसिफिकली कुछ दे रखा है उस पर, तो वही लॉ एप्लीकेबल होगा। अब इसमें मैंने बता दिया कि यूनिट 1 होगा। यूनिट 2 में क्या बात करते हैं? कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में बताते हैं, सेक्शन 11 to 17। एंड यूनिट 3 बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 18 से लेकर 44 है। एंड यूनिट 4 बात करता है कि अनपेड सेलर, और सेक्शन 45 से लेकर 46 तक बात करता है। हम लोग इस वीडियो में यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें बेसिक होता है, प्रीलिमिनरी क्या है, और सेक्शन 1 से लेकर 10 तक है यूनिट 1 में। अब यूनिट 1 से बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करता है कि सेक्शन 1, किसी भी लॉ का सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, कितने एक्सटेंट पे है एप्लीकेबल, एंड कमेंस कब हुआ था और इसका एप्लीकेबल कहां पे है। एप्लीकेबिलिटी खैर इस पे नहीं बताया गया है, क्योंकि इसके नाम के पढ़ने से पता लगाया जा सकता है कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन है। अगर कोई भी पर्सन एंटर करता है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, देन ये प्रोविजन यानी कि सोगा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन किस पे होगा? सेल ऑफ गुड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा, उस पर ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, देन सोगा एप्लीकेबल होगा। तो सबसे सेक्शन 1 ऑफ द सोगा क्या बात करते हैं? शॉर्ट टाइटल क्या है? सोगा, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का शॉर्ट टाइटल सोगा है। एंड इसका कमेंसमेंट कब हुआ था? इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 जुलाई 1930 में। एंड इसका एक्सटेंड क्या टू द होल ऑफ इंडिया। एंड इसका एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 4 में बताया गया है कि किस पे कैसे लगता है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पे लगता है। तो इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, ये सेक्शन 4 से समझते हैं। तो सेक्शन 4 क्या बात करता है? तो सेक्शन 4 बताने के लिए मैं सबसे पहले नोट कुछ बताता हूँ। क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मैं
कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और agrees to transfer। क्या करें, वेयर कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और agrees to transfer property in goods to the buyer for a price। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 क्लॉज एच के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, अग्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन किसका, फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स का। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बनाना है, वेयर बाय द सेलर। अब ये सेलर का मतलब क्या होता है, सेलर का मतलब हमें दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, अब होगा। उसके बाद बायर का मतलब हमें कहा दिया सेक्शन 2 क्लॉज 1 में। इसका मतलब पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है वेयर बाय द सेक्शन 2 क्लॉज 13, सेलर मीन्स एनी पर्सन और एनी पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स। सेलर मीन्स एनी पर्सन हु अग्रीज टू सेल और हु सेल्स, इट बिकम्स द सेलर। और बायर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाइज इज ए बायर। एक बार देख लेते हैं यहाँ से। सो seller means a person who sells or agrees to sales of goods is known as seller, and buyer means a person who buys or agrees to buys of goods is known as buyer। तो यहाँ पे ये देख लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच के हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड सेलर 2 क्लॉज 13 सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स। मतलब क्या, सेलर या तो सेल करता है इमीडिएटली, मैंने अगर एक पर्सन ने किसी पर्सन से सेल किया किसी भी गुड्स का और उसने इमीडिएटली डिलीवरी कर दिया, ये सेल हो गया, या उसने फ्यूचर डेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं फ्यूचर डेट पे उसको सेल करूंगा गुड्स को, तो ये हो गया अग्रीज टू सेल्स, यानी फ्यूचर के लिए भी होता है और इमीडिएटली पर्पस के लिए भी होता है। और बायर के केस में भी सेम है। तो कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप होता है, ओनरशिप। यहाँ प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप होता है। देख सकते हैं यहाँ पे वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर सेल्स और अग्रीज टू सेल्स ऑफ गुड्स, ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर या अग्रीज टू ट्रांसफर होगा तब वो सेल होगा। और प्रॉपर्टी यहाँ पे दो टाइप का प्रॉपर्टी, एक होता है जनरल प्रॉपर्टी, एक होता है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मींस जहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी एग्जांपल के लेते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को, एक टेलर को जाके कुछ कपड़ा दे देता है और वो टेलर जाके उस कपड़े को बेच देता है, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा नहीं, इस पे होगा एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि क्योंकि ये पोजीशन है, मैंने उसको पोजीशन दिया, मैंने उसको ओनरशिप के टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, इसीलिए इसको नहीं माना जाता सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप होना चाहिए, यानी जनरल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे ओनरशिप अगर होगा सेलर के पास तभी वो उसको सेल करेगा, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, यानी सेक्शन 4। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में थे, जहाँ पे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में थे, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देख लीजिए सेक्शन 2 क्लॉज एच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। और वेयर बाय द सेलर मींस जो पर्सन अग्रीज करता है, अग्रीज टू सेल या सेल्स, उसको बोलते हैं सेलर। और बायर जो पर्सन बाय करता है या अग्रीज टू बाय करता है उसको बायर करता है। तो सेलर समझ गए, बायर समझ गए। और ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी मींस क्या, ओनरशिप। अगर उसके पास ओनरशिप है तभी वो सेल कर सकता है। ऑफ इन गुड्स में समझ लीजिए, गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन actionable claim and cash or money, including stock and shares and anything forming the part of the land। तो इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो इसका डेफिनेशन है a goods means every kind of movable property other than actionable claim and money। actionable claim and money तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सेल इंटर कर रहा हूँ किसी मनी को खरीदने के लिए और उसके बदले भी मनी ही दे रहा हूँ, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है, इसलिए इसको गुड्स के डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। और इसमें इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द लैंड। अगर कोई भी थिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर कोई जमीन है, उसका पास उस जमीन पे बहुत सारे आम के पेड़ है और उस आम के पेड़ में से मैं आम तोड़ के उसको बेच रहा हूँ, तो वो भी मेरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है।
क्योंकि वो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, और गुड्स के डेफिनेशन में आता है उसका मैं सेल कर रहा हूँ, तो यस इट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे कवर होगा। अब देखते हैं कि इसमें सेक्शन 4 सबसेक्शन देख लिए कि गुड्स क्या होता है। अब इसमें फॉर ए प्राइस, प्राइस मीन्स क्या होता है? प्राइस मीन्स होता है सेल्स ऑफ, प्राइस मीन्स एनी मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। अगर मैं किसी भी सेल ऑफ गुड्स, किसी भी सेल कर रहा हूँ किसी भी गुड्स का, उसका अगर मैं मनी कंसिडरेशन ले रहा हूँ, अगर उसका मेरे को मनी कंसिडरेशन मिला देन उसको कहते हैं प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कंप्लीट होता है। किस पे एप्लीकेबल होता है? किस पे ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है? यानी कि कोई भी अगर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी अगर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किस चीज का? गुड्स का ट्रांसफर करने का, या अग्रीज कर रहा है ट्रांसफर करने का, किसको? बायर को, फॉर ए प्राइस, देन इस पे होगा एक्ट लग जाएगा, सिंपल। अब सबसेक्शन 2 क्या बात करते हैं? सबसेक्शन 2 क्या बात करते हैं? सबसेक्शन 2 बताने से पहले मैं सबसे पहले सेल और अग्रीमेंट टू सेल बताऊंगा कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 सेल्स और अग्रीमेंट टू सेल्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 में सेल के बारे में बताता है कि वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, क्या कर रहा है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स अगर ट्रांसफर हो रहा है सेलर फ्रॉम द बायर, सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। यानी कि अगर कोई भी सेलर प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है गुड्स का सेलर को इमीडिएटली, देन उसको सेल्स कहते हैं। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टू टेक प्लेस एट सम फ्यूचर डेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट और कंडीशन। यानी कि अगर मैं फ्यूचर डेट पे किसी भी गुड्स का प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ बायर को एट सम फ्यूचर डेट, कोई फ्यूचर टाइम पे, या कुछ ऐसा कंडीशन लगा दिया जिसके कंडीशन के फुलफिल होने पे, जिस कंडीशन के फुलफिल होने पर मैं उसका अग्रीमेंट टू सेल में हो जाएगा, देन उसको क्या कहते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। यानी कि वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू टेक प्लेस एट सम फ्यूचर डेट, और यहाँ पे और है, या तो फ्यूचर टाइम या तो सम सब्जेक्ट टू कंडीशन, या तो फ्यूचर टाइम या तो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट टू सेल। तो इसमें 2 चीजें हैं। सेल कब होता है? सेल तब होता है जब अगर सेलर बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर देता है इमीडिएटली, यहाँ पे वर्ड फोकस करना, इमीडिएटली, देन वो सेल हो जाता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सम फ्यूचर इवेंट पे, कोई फ्यूचर टाइम होगा, वो टाइम आते वो टाइम पे या कोई कंडीशन लगाया जाता है, उस कंडीशन के फुलफिलमेंट पे ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। पर अब अग्रीमेंट टू सेल कब बनता है? अग्रीमेंट टू सेल यानी फ्यूचर इवेंट दे दिया या कुछ कंडीशन मैंने लगा दिया तो वो सब दे दिया, ठीक है, लेकिन अब वो अग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन अब उसको सेल तो बनना पड़ेगा, तभी होगा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सेल बनने के लिए अगर मैंने कोई फ्यूचर टाइम दे रखा है तो वो फ्यूचर टाइम के लैप्स होते ही क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल मेरा सेल बन जाएगा। और वहीं द कंडीशन सब्जेक्ट टू द व्हिच ओनरशिप इज टू ट्रांसफर इज फुलफिलमेंट, अगर जो भी मैंने कंडीशन लगाया था वो कंडीशन के फुलफिलमेंट होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या क्या असेंशियल है जो कि वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में? सबसे पहले 2 पार्टीज होना चाहिए और ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी एक दूसरे से होना चाहिए। 2 पार्टीज होना चाहिए और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि सोगा में मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। अगर और कुछ भी रहेगा सोगा एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और गुड्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी। तो सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, और ये किस चीज के लिए? प्राइस के, यानी इसमें प्राइस के अलावा यानी बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। अगर बार्टर हो रहा है तो इस पे बार्टर एक्ट लग जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि जो चीज बोला है वो स्पेसिफिकली होना चाहिए, अनलेस होगा एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे कि 2 पार्टी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए, और ट्रांसफर ऑफ ए जनरल प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप होना चाहिए गुड्स का सेलर के पास, जनरल प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यानी सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 यही बात करते हैं कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए। एब्सोल्यूट और कंडीशनल यानी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट हो सकता है, यानी डायरेक्ट हो सकता है बिना किसी कंडीशन के, और या एक हो सकता है विद कंडीशन, जो कि हमने अग्रीमेंट टू सेल में देखा है। और ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी प्रोविजन लगते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट। तो ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ICA 1872 लगता है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है वही क्या बात करता है? वही एब्सोल्यूट और कंडीशनल। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट हो सकता है या तो कंडीशनल हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसेक्शन 3 भी मैंने पढ़ाई दिया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, पर अगर कंसिस्टेंट हो रहा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब
सेक्शन 2 क्लॉज 7 जिसमें गुड्स का मैंने डेफिनेशन पढ़ा है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम और मनी और आर इंक्लूड स्टॉक एंड सेल ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग अटैच्ड फ्रॉम द फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड विच। तो ये सब जो बोला है ये गुड्स का डेफिनेशन हो गया। लेकिन सेक्शन 6 में बात करता है, सेक्शन 4 हमने पढ़ लिया, सेक्शन 4 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में बताता है कि वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। ये सेक्शन सबसेक्शन 1 बात करता है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितने भी प्रोविजन है वो सब सोगा एक्ट पे भी एप्लीकेबल होगा अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट। सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, सबसेक्शन 4 बात करता है कि सेल्स क्या है और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है। तो सेल हमारा क्या होता है, सेल हमारा क्या होता है, अगर कभी भी कोई सेलर अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर देता है बायर को इमीडिएटली देन वो हमारा सेल हो जाता है। अगर सेलर ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी इन गुड एट सम फ्यूचर डेट या कुछ कंडीशन लगा लेता है उसके फुलफिलमेंट पे ओनरशिप ट्रांसफर होगा देन ये हो जाता है हमारा अग्रीमेंट टू सेल। और अग्रीमेंट टू सेल का कब सेल बनता है, अग्रीमेंट टू सेल तब सेल बनता है जब या तो फ्यूचर इवेंट का टाइम लैप्स खत्म हो जाता है या तो वो जितने भी कंडीशन थे वो फुलफिल हो जाता है और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है यानी अग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। इसका बात करते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया। 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं, एक एग्जिस्टिंग गुड, एक फ्यूचर गुड्स और एक कंटिजेंसी गुड्स। जिसमें मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जिसमें सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स ही एट द टाइम ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल के टाइम में हो सकता है। लेकिन कंटिजेंसी गुड्स और फ्यूचर गुड्स वो सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल के दौरान ही होगा, यानी कि सेल के दौरान कभी फ्यूचर गुड्स या कंटिजेंसी गुड्स हो ही नहीं सकता। ये तो जैसे इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे इससे सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, यानी एट द टाइम ऑफ सेल या बिफोर, या तो एट द टाइम ऑफ सेल और बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर सेलर के पास पोजेशन है या एक्वायर कर रखा है या ओन कर रखा है किसी भी गुड्स को देन वो हमारा हो जाएगा सेल एग्जिस्टिंग गुड्स। यानी कि एग्जाम्पल लेते पर्सन बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए। अगर सेलर के पास आईफोन 17 प्रो मैक्स एक्वायर्ड है उस टाइम पे या ओन्ड है या पोजेस्ड है देन वो क्या हो जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स, क्योंकि उस टाइम पे उस सेलर के पास एग्जिस्ट करता है। अब सेक्शन 6 बात करता है एग्जिस्टिंग गुड्स और सेक्शन 6 में ही कंटीजेंसी गुड्स आ जाता है। लेकिन फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बात करता है। तो फ्यूचर गुड्स होता है क्या, फ्यूचर गुड्स होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड या गुड्स टू बी एक्वायर्ड या तो गुड्स टू बी पोजेस्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, यानी मैंने जैसे बोला था अग्रीमेंट टू सेल कब होता है, अग्रीमेंट टू सेल होता है या तो फ्यूचर इवेंट में या तो कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद, यानी ये हो जाता है, ये अग्रीमेंट टू सेल अभी हो जाता है लेकिन इसका इफेक्ट यानी इसका परफॉर्मेंस बाद में होता है। यानी अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं फ्यूचर गुड्स का, जैसे कि मैंने किसी भी मैन्युफैक्चरर से 100 टॉय का यूनिट्स मैंने अग्रीमेंट टू सेल कर लिया, मैंने अभी कर लिया लेकिन अभी तक मुझे सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अभी नहीं प्रोड्यूस किया, नहीं एक्वायर्ड किया है, नहीं उसका पोजीशन मिला है उस गुड्स का, क्योंकि अभी उसने बनाया ही नहीं है। देन अगर उसने नहीं बनाया यानी वो फ्यूचर टाइम में बनेगा, अगर फ्यूचर टाइम में बन रहा है देन ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर गुड्स। और कंटीजेंसी गुड्स क्या होता है, कंटीजेंसी गुड्स होता है हमारा एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक ट्रेडर है जिसके पास एक आर्टिकल का बहुत सारे पीस आने वाले हैं शिप के थ्रू, तो वो पर्सन ए से डील करता है कि अगर शिप में पोर्ट तक आ गया सेफली देन मैं तुमको 50 पीस ऑफ आर्टिकल सेल करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि शिप अब सेफली आएगा कि नहीं आएगा या शिप में ही डूब जाएगा। अगर शिप में नहीं डूबता यानी ये एक इवेंट से जुड़ जाता है, यानी उसके होने या ना होने से सेल होगा, ये हमारा हो जाता है कंटीजेंसी गुड्स। यानी ये भी हमारा सेल नहीं हुआ क्योंकि इस दौरान तो अभी तक पता ही नहीं चला कि वो सेफली आएगा कि नहीं आएगा, ये भी हमारा अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। यानी ये एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंसी गुड्स कभी भी सेल नहीं हो सकता, वो अग्रीमेंट टू सेल होता है। और एग्जिस्टिंग गुड्स बोथ हो सकते हैं, अग्रीमेंट टू सेल और सेल, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि एग्जिस्टिंग गुड्स को भी और 3 बार बाइफर्केशन किया गया, यानी एग्जिस्टिंग गुड्स उसके 3 ब्रांच है। एग्जिस्टिंग गुड्स में पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है असर्टेन एंड तीसरा है अनअसर्टेन। इसके नाम से ही समझ आ जाता है बेसिकली कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, असर्टेन गुड्स क्या होते हैं और अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो आइडेंटिफाइड होते हैं और अग्रीड होते हैं अपॉन एट द टाइम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है और उस टाइम उसको आइडेंटिफाइड है और अग्रीड है अपॉन है कि मैं क्या खरीदने वाला हूं, तो वो स्पेसिफिक गुड हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया, उधर मैं एक शॉप पे गया, उसमें बहुत सारे फोन थे, बहुत कंपनी के फोन थे जैसे वीवो, सैमसंग, आईफोन। उसमें मैं गया और मैंने उसे आइडेंटिफाइड किया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैंने आइडेंटिफाइड किया कि मेरे को यही फोन चाहिए, आईफोन 15 प्रो मैक्स ये वेरिएंट, तो मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, ये हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। वही असर्टेन गुड्स क्या होता है, असर्टेन गुड्स वो गुड्स होता है जो आइडेंटिफाइड होता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस, स्पेसिफिक गुड में क्या होता है, आइडेंटिफाइड होता है और अग्रीड होता है एट द टाइम
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर मैं स्पेसिफाइड कर देता हूँ और स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि मुझे यही गुड्स चाहिए, लेकिन सर्टेन गुड्स में मैं आइडेंटिफाइड करता हूँ गुड को जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं मंडी बाजार पे गया जिसमें मुझे बहुत सारे आलू खरीदने थे, ठीक है। अब वो आलू जब मैंने देखे बहुत सारे, अब मैं उसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसमें सिलेक्शन कर अपोर्शनेट कर रहा हूँ कि मुझे ये आलू चाहिए, इतना चाहिए। तो मैं जब सिलेक्शन कर रहा हूँ उसको कहते हैं असर्टेन। उधर बहुत सारे आलू है, लेकिन अब उसमें से मुझे कौन सा असर्टेन करना है वो मुझे देखना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक मैन्युफैक्चरर के पास गया, मुझे कॉटन खरीदे थे, उसके पास 1000 ऑफ टन्स कॉटन थे। उसमें से उस 1000 ऑफ टन्स में से जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था तभी मैंने 50 निकाल ली, 50 मैंने निकाल ली कि मुझे ये वाले कॉटन असर्टेन कर लिया और मैंने यही वाले खरीदने हैं, तो उसको कहते हैं असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स। और अनअसर्टेन ऑफ गुड्स क्या होता है, जो कि नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसने आइडेंटिफाइड नहीं किया, दैट इज अनसर्टेन गुड्स। अब सेक्शन 7 बचा है, सेक्शन 8 बचा है, सेक्शन 9 बचा और सेक्शन 10 बचा है, उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे एक बार गो थ्रू करते हैं, ओवरव्यू करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सोगा हुआ करता था, उसको रिपील कर दिया गया, बाद में जाके उसका एक स्पेसिफिक लॉ बना। वैसे पार्टनरशिप एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करता था, बाद में जाकर उसे रिपेंड करके उसका एक स्पेसिफिक लॉ बना दिया गया जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसके बाद सोगा में ये बताता है कि सोगा कब एप्लीकेबल, सोगा का सेक्शन 1 क्या बताता है कि उसका शॉर्ट टाइटल सोगा है। दूसरा क्या बताता है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। तीसरा बताता है कमेंसमेंट 1 जुलाई 1930 एंड चौथा एप्लीकेबिलिटी बताता है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है वो कब पता चलेगा, सेक्शन 4 के हिसाब से। सेक्शन 4 में क्या बताया, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाइस वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर करे या अग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी इन गुड्स, दैट इज ओनरशिप इन गुड्स। प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप इन गुड्स, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल गुड्स है, उसको ट्रांसफर कर रहा है बायर को, टू द बायर को फॉर ए प्राइस दैट इज मनी कंसिडरेशन, तो उसको बोलेंगे तब वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और दो मोड से क्या जा सकते हैं, कंडीशनल और एब्सोल्यूट। सेक्शन 3 हम लोग ने पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट। उसके बाद हमने देखा कि सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेल तब हो जाता है जब इमीडिएटली सेलर ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल होता है जब पर्सन क्या करता है, जब पर्सन फ्यूचर इवेंट पे या कुछ कंडीशन को फुलफिलमेंट करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है तब उसको अग्रीमेंट टू सेल करते हैं। उसके बाद देखिए अग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर कब हो जाता है, यानी फ्यूचर इवेंट के लैप्स हो जाने के या कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद वो बन जाता है क्या, अग्रीमेंट टू सेल अ सेल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गुड्स के डेफिनेशन में गुड्स कितने टाइप के गुड्स होते हैं, एक फ्यूचर गुड होता है, कंटीजेंट गुड होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 बाइफिकेशन देखें, जैसे कि स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। अब हम लोग देख रहे हैं सेक्शन, अब हम लोग के बचे सिर्फ 4 सेक्शन, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। तो शुरू करते हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 क्या बात करता है, गुड पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग। एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो ये पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सेल ऑफ गुड्स का, ऑब्वियस सी बात है। मान के चलो ये गुड्स है हमारा, मान के चलो एक वीट है, वीट 1000 ऑफ वीट, इसको ये सेल कर रहा है वीट को, इसको बायर को 1000 kg ऑफ वीट। पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि जब वो करने से पहले कि इसका जो वीट है उसके वेयर हाउस में उसमें वो इसमें से 1000 में से 200 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ड्यू टू वाटर लीकेज। मतलब ये सिनेरियो क्या कह रहा है, ये सिनेरियो ये कह रहा है कि एक पर्सन सेल कर रहा है अपना वीट 1000 kg एक बायर को, लेकिन जब वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, या तो एंटर कर रहे हैं उससे पहले उसका अगर वीट डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी मैटर ऑफ गुड्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, और इसके बारे में दोनों को नहीं पता है, ना ही सेलर को पता है ना ही बायर को पता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द गुड्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, देन उसको क्या करेंगे, देन वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा एंड हैज कोई भी इस पे लायबल नहीं होगा। यानी सेक्शन 7 क्या बात करता है, गुड्स पेरिसिंग क्या कह रहा है, गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में मेक होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट मेड होने से पहले, एंटर करने से पहले अगर मेरा गुड्स पेरिसेस हो जाता है, यानी सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है, देन उसको क्या बोलेंगे, वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे। और सेक्शन 8 क्या बात करता है, सेक्शन 8 बात करता है कि गुड्स पेरिस हो रहा है बिफोर सेल बट आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक पर्सन के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है सेलर और ये एक पर्सन है बायर। अब सेलर एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट
अग्रीमेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट 1000 वेट्स लेना है, सेम लगते हैं 1000 वेट्स लेना है, ठीक है 1000 वेट्स लेना है। अब 1000 kg वेट्स लेना है, इंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इंटर करने के बाद आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड इन दोनों का फैक्ट दोनों को नहीं पता है, ये डिस्ट्रॉय हो गया, यानी अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय का नॉलेज इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, देन स्टिल द अग्रीमेंट इज वॉइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, अभी दोनों में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 7 ये बात करते हैं कि अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर इवेंट होने वाले, अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मींस फ्यूचर इवेंट या कुछ कंडीशन को फुलफिल करने से पहले, यानी मैं अभी अग्री करूँ, बाद में जाकर मैं सेल करूंगा, बाद में जाकर मेरा अग्रीमेंट सेल होगा, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स। तो यानी अग्रीमेंट करने से ही पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका और मुझे पता ही नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया, अब मैं देख रहा हूँ जाके वेयर हाउस में, अरे यार यहाँ पे तो गुड्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, देन यानी ये हो गया सेक्शन 7 इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी अग्रीमेंट वॉइड। लेकिन अगर अग्रीमेंट हो चुका है उसके बाद कुछ हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हॉर्स बेच रहा हूँ, हॉर्स अभी ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल कर लिया अभी तक ठीक है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल करने के बाद उसे कुछ सांप ने काट लिया और हॉर्स मर गया। अब तो अग्रीमेंट टू सेल करने के बाद हॉर्स मर जाने के बाद, अग्रीमेंट टू सेल करने के बाद हॉर्स मर गया, अब ये हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड विदाउट द नॉलेज ऑफ द बायर एंड द सेलर। अब ना सेलर के नॉलेज में था ना बायर के नॉलेज में था, अब इन दोनों के नॉलेज में नहीं था, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के भी नॉलेज में होगा तो इट विल नॉट बी वॉइड, अगर उसे पता है एंड स्टिल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक और चीज आता है फ्यूचर गुड्स। अगर कोई भी फ्यूचर गुड्स और स्पेसिफिक फ्यूचर गुड्स हो, अगर वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से होता है, देन वो स्टिल क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक मैन्युफैक्चर से, मैंने एक प्रोड्यूसर से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से 1000 kg ऑफ टोमेटोस ये किया। अब अग्रीमेंट में अग्रीमेंट और टू सेल हो चुका है, ये फ्यूचर इवेंट है क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल है। अब उस बंदे ने जो कि टोमेटो कर रहा है, उसने 1000 में से सिर्फ 800 kg बेचा और 200 kg इसलिए नहीं बेच पाया क्योंकि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी था, यानी वो वहाँ पे एक डिसीज हो गया था जिसकी वजह से प्लांट सब मर जा रहे थे, इसी रीजन की वजह से 200 नहीं बेच पाया। तो इसमें भी वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, यानी कि बायर इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकता या डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि अग्रीमेंट फॉर 200 kg वॉइड हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग स्टिल गोइंग ऑन रहेगा। उसके बाद सेक्शन 9 क्या बात करते हैं? सेक्शन 9 बात करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्राइस कैसे असर्टेन करेंगे, जिसमें मोड बताया गया है कि तीन कंडीशन, 3 चीजें, अगर ये हुआ 3 चीजें जिससे असर्टेन कर सकते हैं प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जो कि है सबसे पहला प्राइस में भी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्राइस हमारा फिक्स्ड है इन कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि एग्जांपल में अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिख दिया कि इस कॉटन का मैं 1000 पर यूनिट 1000 रुपया दूंगा, तो यानी ये फिक्स अमाउंट है। अगर फिक्स्ड अमाउंट है देन इस पे कोई निकालने का कोई अलग से है नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी दे दिया, तो उस हिसाब से प्राइस होगा कॉन्ट्रैक्ट का। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं लिखा है, फिक्स रेट नहीं लिखा है, या लेकिन मैनर बताया गया है कि किस तरीके से निकालना है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एयर, अगर मैनर बता दिए तो उस हिसाब से प्राइस निकलेगा। लेकिन अगर मैनर भी नहीं बताया, लेकिन बताया कि किस डिटरमाइनिंग इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद द 2 पार्टीज, यानी 2 पार्टीज जब डील करते हैं किसी भी ट्रेड का, उसमें जैसे ऑर्डिनरी कोर्स होता है, वो ऑर्डिनरी कोर्स के हिसाब से जो प्राइस निकलेगा वो हमारा बन जाएगा प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पे भी सेक्शन 9 कंप्लीट होता है। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं सेक्शन 9 में बताया गया है कि कैसे प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा। इसमें 3 चीजें, अगर प्राइस फिक्स्ड है बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर उस हिसाब से प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मैनर, अगर फिक्स प्राइस नहीं बताया तो मैनर बताया देन उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइस मान लेंगे ऑफ गुड्स। अगर मैनर भी नहीं बताया कि डिटरमाइनिंग बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग इन द 2 पार्टीज, देन उस हिसाब से मान लिया जाएगा। तो सिंपल सेक्शन 9 बात करते हैं, अगर प्राइस फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लेना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है लेकिन मैनर बताया गया है, देन मैनर के हिसाब से क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइस निकालना है। अगर मैनर भी नहीं है देन डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद बिटवीन 2 पार्टीज। अब सेक्शन 9(2) बताया है, व्हेन प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय द वे मेंशन्ड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, देन बायर इज बाउंड टू पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिखा है देन बायर पे करेगा एक रीजनेबल अमाउंट जो कि उस गुड्स का होता है। अब सेक्शन 10 ये आखिरी सेक्शन है ऑफ यूनिट 1 का। उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। इसमें 2 सबसेक्शन आते हैं, सबसेक्शन 1 फेलियर टू द वैल्यू बाय द थर्ड पार्टी और सबसेक्शन 2 आइदर पार्टी एट फॉल्ट एंड रेमेडी।
सबसेक्शन 1 में पहले देखते हैं फेलियर टू वैल्यू बाय द थर्ड पार्टी। इसमें अगर अगर थर्ड पार्टी कर नहीं पाता वैल्यू, या कर नहीं पाता, या तो वो खुद नहीं करता या कर ही नहीं पाता वैल्यू ऑफ गुड्स, देन अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल, जिसके टर्म में लिखा था कि वैल्यू ऑफ द प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द थर्ड पार्टी, वैल्यू टू सेल ऑन गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड वो थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, या तो खुद से नहीं करता या कर ही नहीं पाता, देन सच वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देन द अग्रीमेंट इज thereby avoided and null becomes void। उसका स्पेशल नोट, what if goods or any part delivered and appropriated by the buyer। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने पर्सन बी को 2 गाड़ी सेल की, जिसमें से 2 गाड़ी अग्रीमेंट टू सेल हुआ, और उस टर्म में लिखा था कि कोई थर्ड पर्सन आके वैल्यू करेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन आके वैल्यू करेगा। अब थर्ड पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा और नहीं कर रहा, तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एंड हेंस कुछ नहीं होगा, अग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थर्ड टर्म्स में लिखा है थर्ड, अब यही सेम एग्जांपल लेते हैं, मैं पर्सन बी को 2 कार बेच रहा हूँ, 2 कार में से पर्सन बी ने मांगा कि 1 कार देते, बाद में तो खरीद ही लेना, तो मैंने 1 कार की चाबी दे दी और वो चला रहा है बहुत टाइम तक चलाया। उसके बाद थर्ड पर्सन का वैल्यू करने का टाइम आया, लेकिन उसने वैल्यू नहीं किया, देन वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाना चाहिए। अब वो उससे कार मांग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तू अपना दूसरा कार ही दे, तो इसमें थोड़ा ये हो जाएगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहता है कि द बायर सेल पे अ रीजनेबल प्राइस रिगार्डिंग रिमेनिंग गुड्स दैट द अग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड। मतलब अगर उसने 1 कार लिया है तो उस 1 कार को वो रीजनेबल प्राइस देगा, और बाकी जो 1 कार नहीं मिला उसका वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट, क्योंकि थर्ड पार्टी ने वैल्यू नहीं किया। तो फिर से एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन से मैंने बहुत सारे टोमेटो खरीदे थे, अग्रीमेंट टू सेल करना था, जिसमें से 200 kg टोमेटो मुझे मिल गया और बाकी 800 नहीं मिला, और उसका प्राइस डिटरमाइन होने वाला था थर्ड पार्टी के हिसाब से, और थर्ड पार्टी नहीं करता है प्राइस, देन 200 का जो मैंने लिया तो उसका मैंने रीजनेबल प्राइस दूंगा, क्योंकि मैंने उसका अपॉर्चुनेट किया, यूज किया अपने फर्दर प्रोसेस के लिए उस गुड्स का। अगर मैंने नहीं किया तो मैं ऐसे रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने अपॉर्चुनेट और यूज कर लिया तो उसका मैं रीजनेबल प्राइस दूंगा, और जितना का मैंने नहीं लिया है टोमेटो, जितना मुझे नहीं रिसीव हुआ है, वो अग्रीमेंट नल और वॉइड हो जाएगा। Where the third party is prevented from making valuation by the default of the seller, then the buyer then the parties not at fault may sue the party at fault or damages। मतलब क्या कह रहा है, अगर थर्ड पर्सन दैट इज द वैल्यूअर जो कि प्राइस डिसाइड करेगा, उसको प्रिवेंट कर रहा है, या तो कोई भी डिफॉल्टिंग पार्टी, चाहे वो बायर हो सकता है सेलर, या तो सेलर उसको थर्ड पार्टी को कुछ भी कर रहा है कि नहीं करने दूंगा वैल्यू वगैरह, धमका रहा है, वार्निंग दे रहा है, या सेलर या तो बायर प्रिवेंट करना है कि नहीं करना है। अगर किसी भी तरीके से डिफॉल्टिंग पार्टी वेदर द बायर वेदर द सेलर इज प्रिवेंटिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, देन द पार्टी इन डिफॉल्ट pays the damages to the party not at fault। मतलब जो दुखी आत्मा है उसको डैमेजेस का क्लेम मिलेगा थ्रू अ डिफॉल्टिंग पार्टी। अब सेक्शन 5 जो कि बताता है कि लास्ट सेक्शन 5 उतना कुछ सीरियस नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, अगर सेलर ऑफर दे रहा है, फोर्थ बात, अगर कोई भी सेलर या तो ऑफर दे रहा है या बायर ऑफर दे रहा है सेल करने का या बाय करने का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसमें या तो बहुत सारे सिनेरियो आ सकते हैं, या तो पेमेंट अभी हो गया, सेल अभी हो गया और पेमेंट भी अभी हो गया, या तो इमीडिएटली डिलीवरी हो गया गुड्स का लेकिन पेमेंट बाद में हुआ, या तो इमीडिएटली पेमेंट अभी हो गया पर डिलीवरी बाद में हुआ, या तो दोनों ही इंस्टॉलमेंट में हुआ, या तो दोनों ही फ्यूचर इवेंट में हुआ। देन ये है सेक्शन 5 एंड ओवरऑल। तो एक बार लास्ट में ओवरव्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू कैसे करेंगे। सबसे पहले सोगा का सेक्शन 1 क्या बात करते हैं, सेक्शन 1 बात करता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, सोगा। फिर इसका एक्सटेंड क्या है, टू द होल ऑफ इंडिया। उसके बाद एक्सटेंड कमेंसमेंट क्या है, 1 जुलाई 1930। और लास्ट इसका एप्लीकेबिलिटी के लिए सेक्शन 4 चेक करेंगे। एप्लीकेबिलिटी वैसे भी समझ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और उसके बारे में कहाँ बताया, सेक्शन 4 में सबसेक्शन 1। ये क्या है, सबसेक्शन 1 में क्या बताता है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर for price
फॉर प्राइस, ये सब देख लीजिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज H के हिसाब से था, सेलर सेक्शन 2 क्लॉज 13 के हिसाब से था, और प्रॉपर्टी सेक्शन 2 क्लॉज 11 के हिसाब से था, और बायर सेक्शन 2 क्लॉज 1 के हिसाब से था, और गुड्स के बारे में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह सब था, एंड प्राइस भी वही मनी कंसिडरेशन वगैरह के बारे में था। अब सबसेक्शन 2 बात करता है, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि या तो कंडीशनल हो सकता है या तो एब्सोल्यूट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंस विथ। उसके बाद सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, सबसेक्शन 4 बात करता है कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बारे में बताते हैं कि सेल इमीडिएटली हो जाता है अगर सेलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है इन गुड्स टू द बायर इमीडिएटली, देन सेल हो जाता है। अगर कुछ फ्यूचर इवेंट वगैरह या कंडीशन कुछ लगा दिया जाएगा तो ये अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। उसके बाद अग्रीमेंट टू सेल कब बनता है, अगर फ्यूचर टाइम लैप्स हो जाता है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है, देन अग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। उसके बाद उसका सेक्शन 5 वही हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। अगर हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड अगर कोई भी ऑफर दे रहा है या तो बाय करने का या सेल करने का ऑफ गुड्स और उसका एक्सेप्टेंस फॉर ए प्राइस और उसका एक्सेप्टेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, और उसमें या तो प्राइस या तो डिलीवरी अभी हो जा रहा है और पेमेंट भी अभी हो जा रहा है, या तो डिलीवरी अभी हो रहा है और पेमेंट फ्यूचर डेट पे हो रहा है, या तो पेमेंट अभी हो रहा है और डिलीवरी फ्यूचर डेट पे हो रहा है, या तो दोनों ही इंस्टॉलमेंट में है या तो दोनों ही फ्यूचर इवेंट पे होंगे और डिलीवर्ड भी होंगे, देन ये हो जाएगा हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड इज सेक्शन 5। उसके बाद सेक्शन 7 बात करते हैं कि अभी पेरिस हो गया, पेरिस बिफोर अग्रीमेंट टू सेल यानी अग्रीमेंट टू सेल करने से पहले ही हमारा गुड्स पेरिस हो चुका है और उसका नॉलेज दोनों बायर और सेलर दोनों में से किसी को भी नहीं है, और गुड्स स्पेसिफिक है, देन अग्रीमेंट क्या हो जाएगा वॉइड। उसके बाद सेक्शन 8 क्या बात करते हैं, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल होने से पहले और अग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर गुड्स ट्रांसफर हो जाता है, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका नॉलेज ना बायर ना सेलर दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो वो भी हमारा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद एक फ्यूचर गुड्स के बारे में देखे थे, अगर सुपर विलिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कोई भी अगर गुड्स नहीं अगर उसका कंडीशन फुलफिल किया जा पाता है, देन ड्यू टू सुपर विलिंग इम्पॉसिबिलिटी देन वो अग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 9 असर्टेन ऑफ प्राइस, इसके 3 कंडीशन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स प्राइस है देन वो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैनर बताया गया है कि कैसे प्राइस डिटरमाइन करना है तो वो या तो उसमें बताया गया है कि डीलिंग इन कोर्स इन बिटवीन द 2 पार्टीज, ये 3 अगर कंडीशन है देन उस हिसाब से प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है देन बायर रीजनेबल प्राइस पे करेगा टू द सेलर। अब सेक्शन 10 क्या बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है कि अगर थर्ड पार्टी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में उसके टर्म में ये लिखा है कि उसका प्राइस डिटरमाइन बाय होगा थर्ड पार्टी, देन उसके हिसाब से होगा, और थर्ड पार्टी नहीं करता, खुद से नहीं करता, यार कर ही नहीं पाता, देन वो हो जाएगा अग्रीमेंट वॉइड। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर रहा है या तो बायर या तो सेलर फॉर मेकिंग द वैल्यूएशन, देन द डिफॉल्टिंग पार्टी विल पे द डैमेजेस टू द नॉट इन फॉल्ट पार्टी, यानी जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है उसको पे करेगा, यानी दुखी आत्मा को। और अगर मान के चलो कि अगर बायर ने कोई भी गुड्स यूज कर लिया लेकिन थर्ड पार्टी ने यूज कर लिया, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल हुआ था जिसमें बायर ने कोई गुड्स यूज कर लिया सेलर का, लेकिन अभी तक उसका वैल्यू डिसाइड नहीं किया गया था थर्ड पार्टी के हिसाब से, और थर्ड पार्टी नहीं करता डिसाइड, यानी वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। लेकिन जितना उसने बायर ने यूज किया है गुड्स का उसको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा किसको, सेलर को। तो ये हमारा सेक्शन 10 था, सेक्शन 10 था, ठीक है। अब यहीं पे हमारा पूरा यूनिट 1 सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।